हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। जैसा कि आप दोस्तों जानते होंगे कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, उसमें 2 वीडियो लगभग पड़ चुकी हैं। आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें आज हम आपको यूनिट थर्ड के बारे में बताएंगे कि यूनिट थर्ड हमारे जो है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। इसमें आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स एमजे पीआरयू सिलेबस का संपूर्ण यानी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है कि परिचय देखते हैं। इंट्रोडक्शन प्लस काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस क्या है, भूमिका क्या है कि भूमिका है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यह बताती है कि गैस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने यानी कि गैसें होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि जैसे कोई सिलेंडर है उसमें गैस भरी होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रेंडम मोशन करते हैं इधर उधर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, रेंडम मोशन करते हैं। यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यही बताती है कि जो इतने पार्टिकल्स होते हैं गैस के अंदर वो रैंडम मोशन लगातार करते हैं, मतलब कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। इन्हीं पार्टिकल की यानी कि जो मोशन होती है, इसी मोशन के कारण जो गैस होती है उसमें प्रेशर, टेम्परेचर व वॉल्यूम जैसी प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं, ठीक है। क्या है यह थ्योरी जो है वो गैस के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम व टेम्परेचर को मॉलिक्यूल्स की माइक्रोस्कोपिक मोशन से जोड़ती है, माइक्रोस्कोपिक मोशन से जोड़ती है। कैसे? जैसे कमरे में मौजूद हवा, यानी जो कमरे में हवा मौजूद होती है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर दिशा में तेजी से घूमते रहते हैं और दीवारों से टकराते हैं। जब दीवारों से टकराते हैं तो इसी टक्कर से हमें प्रेशर की यानी कि अनुभूति होती है। जो प्रेशर होता है इसी टक्कर के कारण प्रेशर महसूस होता है, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखें, इंपॉर्टेंट देखें क्या है कि काइनेटिक थ्योरी, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक ऐसी थ्योरी है जो गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन के आधार पर गैस के व्यवहार यानी कि जो बिहेवियर होता है, गैस कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है उसको बताती है काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। अब देखते हैं काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस, यानी कि जो काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस है वो क्या है, पोस्टुलेट्स और असम्पशंस क्या है देखते हैं। गैस के काइनेटिक मॉडल को समझने के लिए कुछ असम्पशंस ली जाती हैं, ठीक है। क्या है ये? गैस बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनती है, यानी मॉलिक्यूल से बनती है। सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल यानी सेम मास के होते हैं, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स गैस में होते हैं वो सब कैसे होते हैं, सेम मास के होते हैं। फिर क्या है कि मॉलिक्यूल्स का साइज जो होता है वो कंटेनर के साइज की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कंटेनर है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स गैस के होते हैं वो कंटेनर के साइज की तुलना में बहुत ही कम छोटे होते हैं, यानी ठीक। इसलिए उनका साइज हम निगलेक्ट होता है, यानी निगलेक्ट कर देते हैं जब हम यानी कि प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगभग रैंडमली मोशन करते हैं, इधर उधर चारों तरफ भागते रहते हैं और सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और रैंडम मोशन करते हैं और सीधी रेखा में चलते हैं जब तक टक्कर जबकि कोलिजन ना हो। यानी अगर कोलिजन हो गई तब तक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो गई, नहीं वरना तब तक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कंटेनर की दीवारों से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, मतलब पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है इनके अंदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसे टक्कर यानी कि दीवार से कंटेनर की दीवार से टक्कर करते हैं वो पूर्णतः ही कैसी होती है, इलास्टिक यही टक्कर होती है, यानी कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। यानी टक्कर में काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका लॉस नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या आगे देखते हैं, कोलिजन के बीच कोई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है सिवाय कोलिजन के समय। जब कोलिजन होता है तब तक मॉलिक्यूल यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, वरना कोलिजन के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता, यही बताता है। फिर क्या है, मॉलिक्यूल्स की मोशन न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है। यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो मोशन करते हैं वह मोशन जो है वो न्यूटन के मोशन ऑफ लॉ, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं। फिर क्या आगे क्या है, आगे देख सकते हैं, अलग अलग समय मतलब अलग अलग समय के लिए एवरेज वैल्यू जो होती है गैस की वह टेम्परेचर और प्रेशर को डिसाइड करती है, ठीक है। क्या है कि अलग अलग समय के लिए लिए गए जो एवरेज वैल्यू ही गैस के टेम्परेचर और प्रेशर डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड के काइनेटिक थ्योरी की सभी पोस्टुलेट लिखिए, यानी क्या है, पोस्टुलेट्स लिखिए। क्या है, प्रेशर ऑफ गैस मतलब बेसिक आइडिया, यानी जो गैस का प्रेशर होता है वो क्या है, जब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं तो वे बार बार फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यानी जब हम ये देखते हैं यानी कि जब ये टकराते हैं तो एक फोर्स लगता है, यही होता है कि प्रेशर, इसी से प्रेशर बनता है, ठीक है। फिर क्या, यानी कि यूनिट एरिया पर लगने वाला या एवरेज फोर्स ही प्रेशर कहलाता है। यानी कि जो प्रेशर होता है पी से रीड करते हैं वो जो होता है प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, यानी कि
फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है प्रेशर, ठीक है। फार्मूला किससे ड्राइव करते हैं, यानी पी वी बराबर 1/3 mn c स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, जहाँ पी क्या है, पी हमारा प्रेशर है, वी हमारा वॉल्यूम है, और एम एक मॉलिक्यूल्स का मास है, ठीक है। एन क्या है, मॉलिक्यूल्स की टोटल संख्या है, और सी क्या है, सी देख सकते हैं क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या है सी, क्या है सी स्क्वायर जो होता है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। फार्मूला आगे सभी गैस ड्राइव करने में क्या होता है, यह जो फार्मूला है वो आगे जितनी भी गैसें आएंगी उसको ड्राइव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि डिडक्शन ऑफ गैस लॉ, ठीक है। डिडक्शन ऑफ गैस लॉ मतलब काइनेटिक थ्योरी से कैसे पता करते हैं, काइनेटिक थ्योरी के बेसिक इक्वेशन पी बराबर 1/3 mn c स्क्वायर, ये ऊपर पढ़ चुके हैं, से हम सभी प्रचलित गैस लॉ यानी निकाल सकते हैं, जितने भी गैस लॉ है उनको निकाला जा सकता है, ठीक है। पहला क्या है, वॉल्स लॉ, वॉल्स लॉ क्या है, यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट कर दें तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसीलिए सी स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाता है, और पी वी आर कांस्टेंट, मतलब कि टी टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब पी वी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। फिर क्या है, यही वॉल्स लॉ है, ठीक है। ये पी वी आर कांस्टेंट जो आता है टी टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को जब कांस्टेंट करते हैं तो यही वॉल्स का लॉ है। फिर क्या है, चार्ल्स लॉ, क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी कि जो चार्ल्स लॉ है उसमें क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, यानी कि सी स्क्वायर भी बढ़ता है। फिर क्या है, प्रेशर जो होता है कांस्टेंट रखने पर, अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दें और वॉल्यूम टेम्परेचर, तो क्या होता है, अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दें तो जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन जो है वो वॉल्यूम टेम्परेचर, मतलब बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि बी सीधे क्या हो जाता है, टी के समानुपाती होता है, यही बताता है हमारा चार्ल्स लॉ। फिर क्या है, एवोगाद्रो लॉ, एवोगाद्रो लॉ क्या है, जब समान टेम्परेचर और प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर को अगर हम समान कर दें, ठीक है, तो समान वॉल्यूम वाली अगर दो गैसेस हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इक्वल पी क्या है, क्योंकि इक्वल पी बी और टी के लिए जो 1/3 हमने ऊपर पढ़ा 1/3 एम एन सी स्क्वायर की वैल्यू भी बराबर होती है। ठीक है, समान परिस्थितियों में इक्वल वैल्यू में मॉलिक्यूल्स की संख्या समान होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे जरूर पढ़ लेना। और हाँ दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, जो कि हमारा सेमेस्टर एग्जाम के नाम से है, वहाँ से आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने बायो में दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको, और वहाँ क्यूज भी डालते रहते हैं, उनको सॉल्व करते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छा बेहतर बनाते रहिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स, यानी कि जो सी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/√m के, ठीक है। फिर क्या, इस यानी कि इसलिए हल्के लाइटर जो होते हैं, यानी कि जो लाइटर मतलब कि होते हैं बहुत ही कम, जो हल्की गैसें मतलब बहुत ही, यानी कि जिनके जो हल्की गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, तेज़ी से डिफ्यूज करती हैं, ठीक है। और जो भारी मतलब हैवियर यानी गैसेस होती हैं वो धीरे धीरे डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1/√ρ के, ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। आइडियल गैस क्या होती है सॉरी दोस्तों, इसमें सही सर्दी बहुत हो गई है, ठीक है। आइडियल गैस क्या होती है, वे गैस है जो बाल्स का नियम, यानी कि जो नियम होता है उनको अगर फॉलो करती हैं वो सब गैसेस कहती होती हैं, यानी कि बायस और चार्ल्स लॉ को जो फॉलो करती है वो इक्वेशंस जो गैस होती हैं वो हमारी आइडियल गैस होती हैं। बट ऐसी कोई भी गैस अभी तक नहीं बनी है जो आदर्श हो, ठीक है। जो आदर्श गैस के लिए जो यानी इक्वेशन होती है पी बराबर आर टी होती है, वैसे एन आर टी होती है, अगर एन को एक कर दें तो पी बराबर आर टी, यानी एक मोल के लिए जो होता है पी बराबर आर टी होता है, जहाँ आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है। अच्छा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या है, काइनेटिक थ्योरी से बायस लॉ और चार्ल्स लॉ को डिराइव कीजिए, यानी कि ये देखिए क्या है आगे, ठीक है। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, फिर क्या है, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, क्यों जरूरी है यह कॉन्सेप्ट, इसे पढ़ते हैं, यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है। गैस में सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी नहीं होती है, ये बताते हैं कि गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो उनकी स्पीड होती है वो एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत धीमे चलते हैं और कुछ बहुत तेज़ी से, यानी जो लगातार यानी कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स एक मीडियम स्पीड रेंज में होते हैं, यानी जितने भी यानी कि जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक मीडियम स्पीड रेंज में होते हैं, ठीक है। फिर क्या, यह बताने के लिए किसी पार्टिकुलर स्पीड रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन ला दिया जिसे मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वह वेलोसिटी बताता है, यानी मैक्सवेल लॉ है या आप डिस्ट्रीब्यूशन या वेलोसिटी बताता है कि किसी गैस में मॉलिक्यूल्स की स्पीड
किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट यानी फैली हुई है। यह मैक्सवेल का लॉ बताता है कि किसी गैस में मॉलिक्यूल्स की स्पीड किस प्रकार फैली हुई है, यही बताता है। फिर क्या है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। अब ये फार्मूला जरूर पढ़ के जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है डी एन बराबर होता है 4πn एम अपान 2π/KT⁻³ इंटू बी स्क्वायर इंटू ई की पावर -mv²/2 KT.dv। ठीक है, ये होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जहाँ डी एन क्या है, जहाँ डी एन बे मॉलिक्यूल्स मतलब जिनकी स्पीड बी से बी प्लस डी बी के बीच है, डी एन होता है। ठीक है, एन क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या, एम मॉलिक्यूल्स का मास, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं, बस इसका मीनिंग समझना जरूरी है। यह बताता है कि किसी स्पीड रेंज में कितने प्रतिशत मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यह बताता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कर्व की मुख्य बातें क्या है, ग्राफ में जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है वो वेलोसिटी बी, और बाई एक्सिस जो होता है मॉलिक्यूल्स की संख्या मतलब डी एन अपॉन डी वी होते हैं। ठीक है, जो कर्व होता है शुरू में 0 से बढ़ता है, यानी कि इसे 0 से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से बढ़ता है और क्या होता है एक पीक मैक्सिमम तक पहुँचता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, यानी ऐसे बढ़ा फिर धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर क्या आगे देखते हैं, फिर 0 की तरफ आ जाता है। ठीक है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो होती है वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम है बहुत ज़्यादा होती है, यानी जितने भी गैस होती है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ऐसे कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी जो स्पीड होती है बहुत कम हो या फिर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की मीडियम जो होती है वो क्या होती है, मीडियम स्पीड रेंज में होती है। ठीक है, फिर क्या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कब बनाए, यानी कि ये क्वेश्चन आपके यानी कि जो आस्क्ड है ये पूछे जा सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रख दी हैं, इन्हें जरूर पढ़िए और इनको यानी कि एक अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए, और जरूर आपके सिलेबस में यानी क्वेश्चन पेपर में आएंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि MJPRU वालों के लिए, सबके लिए, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी DU हो, BBA हो या BHU हो, कोई भी सबके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे देखते क्या है टेम्परेचर का असर कर्व पर, यानी टेम्परेचर जो होता है उसका असर कर्व पर क्या पड़ता है, यानी वक्र पर क्या पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर कर्व का पीक दाएं तरफ मतलब हायर वेलोसिटी की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कर्व जो होता है उसका पीक वैल्यू जो होती है वो दाएं तरफ जाने शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब कर्व चौड़ाई मतलब बॉर्डर और नीची हो जाती है, यानी कि जो कर्व चौड़ाई होती है वो और नीची हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा फैल जाती है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा रेंडम मोशन करने लगेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, 3 प्रकार की वेलोसिटी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। कौन सी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से गैस मॉलिक्यूल की 3 इंपॉर्टेंट वेलोसिटी निकाली जाती है। ठीक है, जो मैक्सवेल ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन ला दिया उससे 3 प्रकार की हमारी वेलोसिटी मिलती है। कौन सी, एक तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसे BP से लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, वह वेलोसिटी जिस पर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पा जाती है, यानी कि यह एक ऐसी वेलोसिटी है जिस पर जो मॉलिक्यूल्स है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कर्व का पीक पॉइंट, यानी कर्व होता है उसका जो पीक पॉइंट सबसे ऊपर होता है उसी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, इसे BP से लिखते हैं। BP बराबर जो होता है वो √2 KT/m या कह सकते हैं 2 RT/m इससे प्रदर्शित करते हैं। ये जरूर आपके ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछा गया है, तीनों भी आ सकती है, यानी तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज में आ सकती है। ठीक है, फिर क्या है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसे B बार से लिखते हैं। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं, B बार से। क्या है, यानी सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का एवरेज, यानी जितनी भी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी उनको अगर एवरेज जोड़ के उसी संख्या से भाग कर दे तो B एवरेज निकलता है। इसको कितने पर करते हैं, B एवरेज बराबर होता है √8 KT/m। क्या होता है, √8 KT/m, या ऐसे लिखते हैं √8 RT/m। ठीक है, फिर तीसरी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या था, सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज निकालकर फिर स्क्वायर रूट लेना होता है, यानी पहले स्क्वायर करो फिर उसका एवरेज निकालो फिर उसको स्क्वायर रूट कर दो, तो उसे BRMS से लिखते हैं। इसको इसका जो होता है मान वो होता है √3 KT/m, या इसे √3 RT/m से ही लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है आने वाला, इन तीनों वेलोसिटी को रिलेशन समझाइए, यानी कि इन तीनों वेलोसिटी होती है उनका रिलेशन लिखिए। इसके बीच रिलेशन क्या होता है, BP अनुपात B बार और अनुपात BRMS जो होता है उसका रेशियो जो होता है वो √2 रेशियो √8/π√3। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होती है यानी जिसका मान सबसे ज़्यादा होता है BRMS का मान सबसे ज़्यादा होता है, फिर B एवरेज का होता है, फिर BP का होता है, क्योंकि सबसे पीक वेलोसिटी होती है इसलिए सबसे कम होता है इसका मान,
फिर एवरेज यानी बीपी से ज़्यादा एवरेज होती है, एवरेज से ज़्यादा भी बीआरएमएस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, कमरे के टेम्परेचर पर हवा यानी कि एयर के लिए आरएमएस वेलोसिटी लगभग 500 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से चलते हैं पर हमें महसूस नहीं होता क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में मोशन में चलते हैं। ठीक है, रैंडमली किधर भी जा सकते हैं, इसलिए 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। सोचो कितनी ज़्यादा स्पीड है। इंपॉर्टेंट, सभी वेलोसिटी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूल्स मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी वेलोसिटी जो होती है क्या होती है, यानी कि वेलोसिटी जो होती है यानी कि v जो होता है, जितनी वेलोसिटी है जो वो यानी बी आर एम एस हो या बी एवरेज हो या बी यानी पी हो, वो सब क्या होती है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, यानी अंडर रूट टी के होती है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूल्स मास के स्क्वायर रूट ऑफ के इन्वर्सली यानी कि बी जो होती है, कोई भी हो, वो जो मास होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों 101% आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आगे देखते क्या है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक्सपेरिमेंटल क्या है, यानी वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट करके वेरिफिकेशन क्या समझा। इसका वेरिफिकेशन जरूरी था, क्यों जरूरी था, मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली या डिस्ट्रीब्यूशन ला दिया था, यानी थ्योरी के रूप में ला दिया था, लेकिन मैथमेटिकल रूप में नहीं दिया था, एक्सपेरिमेंटल नहीं किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट से यह साबित करना जरूरी था कि यह सच में गैस मॉलिक्यूल पर लागू होता है। इसे जरूरी था। क्या है, दो प्रमुख एक्सपेरिमेंट इसे वेरीफाई करने के लिए किए गए, कौन कौन से, एक तो था स्टर्न एक्सपेरिमेंट और एक क्या था, जार्टमैन को एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्टर्न एक्सपेरिमेंट 1920 में दिया गया। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि स्टर्न एक्सपेरिमेंट कब दिया गया। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है कि स्टर्न एक्सपेरिमेंट 1920 में दिया गया, तो आप बता सकते हैं। ऑटो स्टर्न मतलब ऑटो स्टर्न ने रोटेटिंग सिलेंडर का उपयोग किया। जो ऑटो स्टर्न थे उन्होंने क्या किया, रोटेटिंग सिलेंडर्स का उपयोग किया। एक हीटेड वायर मतलब एक गर्म तार लिया जैसे सिल्वर को, ठीक है, मालिक्यूल्स निकालते हैं, मालिक्यूल निकाल ले। ठीक है, और एक स्लिट से गुजरकर रोटेटिंग सिलेंडर की दीवार पर जमा किया। ठीक है, ये जमा हो जाते हैं। ठीक, फिर क्या किया, सिलेंडर घूम रहा होता है, इसलिए तेज मालिक्यूल्स और धीमे मालिक्यूल्स अलग अलग जमा हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर जमा हो जाते हैं। फिर क्या किया, डिपॉजिट्स के पैटर्न से मालिक्यूल्स की स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है। ठीक है, फिर क्या आता है, जार्थनमैन यानी जार्टमैन एंड को एक्सपेरिमेंट इम्प्रूव्ड मेथड। इनका क्या है, या स्टर्न के एक्सपेरिमेंट का इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसमें ज़्यादा सटीक यानी एक्यूरेट रिजल्ट मिले, इसमें ज़्यादा सटीक रिजल्ट मिले, उसमें इतने बढ़िया नहीं मिले। ठीक है, फिर क्या आता है, इसमें एक रोटेटिंग ड्रम का उपयोग किया था, उसमें एक सिलेंडर का उपयोग किया गया, इसमें ड्रम का, जिसमें एक स्लिट होती है। ठीक, स्लिट उसमें भी थी, इसमें भी एक स्लिट है। फिर क्या है, मॉलिक्यूलर बीम, ठीक है, जिसमें बिस्मथ के मॉलिक्यूल्स इस स्लिट से गुजरते हैं, उसमें इसमें बिस्मथ के और उसमें क्या था, सिल्वर का। ठीक है, फिर क्या था, ड्रम के घूमने की स्पीड को कंट्रोल करके अलग अलग वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स अलग अलग पोजीशन पर डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, फिर क्या, डिपॉजिट की जो थिकनेस होती है, मोटाई को मापकर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बनाया गया। ठीक है, फिर क्या है, क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि जो आपका जो पेपर में आप वो आ सकता है क्वेश्चन, तो उसमें क्या था, दोनों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मैक्सवेल के थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से बहुत अच्छे तरह मेल खाते खाते पाए गए, जिससे मैक्सवेल का लॉ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है क्यों हो गया। फिर क्या एग्जांपल, जैसे रेस में सभी धावक जितने रनर्स होते हैं वो अलग अलग समय पर फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं, कुछ तेज कुछ धीमे और ज़्यादातर बीच की स्पीड में भागते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं, यानी कि भागना तो एक साथ प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं वो फिनिश लाइन के यानी फिनिश लाइन को सबसे पहले पार कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे लास्ट में पार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मध्य में यानी कि मध्य वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और जो लास्ट वाले हैं सबसे लास्ट यानी पहले वाले होते हैं वो सबसे कम होते हैं। यही मैक्सवेल का नियम है। ठीक है, समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। फिर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र कोटि, यानी स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, परिभाषा क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब यफ से प्रदर्शित करते हैं किसी मॉलिक्यूल की पोजीशन और मोशन को पूरी तरह डिस्क्राइब करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट या डायरेक्शन चाहिए उन्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, यानी जितने भी कोऑर्डिनेट जो स्वतंत्र कोऑर्डिनेट होते हैं यानी स्वतंत्र कोऑर्डिनेट जो उनकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। सरल शब्दों में क्या है, मॉलिक्यूल्स कितने इंडिपेंडेंट तरीकों से एनर्जी स्टोर या मोशन कर सकता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो कितने तरीकों से स्वतंत्र रूप से एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं या मोशन कर सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्या डिग्री ऑफ यानी कि
टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक क्या है? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? हर मालिक्यूल 3 दिशा मतलब एक्स वाई जेड 3 एक्सेस होती है, से मूव कर सकती है, 3 एक्सेस में मूव कर सकता है। फिर क्या, हर गैस मालिक्यूल चाहे मोनोटोनिक हो या पोलोटोनिक, ठीक है, के लिए 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक, कितनी? 3 होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर क्या आता है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मॉलिक्यूल्स को रोटेशन यानी घूमने से जुड़े होते हैं, यानी कि जब मॉलिक्यूल घूमता है तो उसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। फिर क्या, मोनोटॉमिक गैस में रोटेटिंग नेग्लिजिबल होता है, यानी 0 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। डायटॉमिक के लिए गैस में 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इसलिए लीनियर मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है। नॉन लीनियर पोलोटॉनिक गैस के लिए जो 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके लिए 3 होती है, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए मोनोटॉनिक के लिए 0 होती है, ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स आपस में वाइब्रेट करते हैं, यानी कंपन करते हैं, ठीक है। हर वाइब्रेशनल मोड के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, यानी एक काइनेटिक के लिए और एक काइनेटिक एनर्जी के लिए, एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर डाई एटॉमिक गैसेस के लिए से इग्नोर किया जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर होता है उसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या करते हैं? निग्लेक्ट, यानी कि इग्नोर कर देते हैं। सारणी के माध्यम से आप समझ सकते हैं क्या इधर गैसें लिखी हैं, ये ट्रांसलेशन, ये रोटेशनल, ये टोटल, ठीक है। मोनोटॉमिक यानी कि हीलियम और आर्गन के ऑप्शन दिए, उदाहरण दिए गए। इसके लिए ट्रांसलेशन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है, रोटेशनल 0 होती है, टोटल भी 3 होती है, ठीक है। डायटॉमिक के लिए कितनी, यानी O2 और NO2 यानी होती है डायटॉमिक, उसके लिए क्या होती है? ट्रांसलेशन 3 होती है, रोटेशनल 2 होते हैं, टोटल कितनी हो गई? 5, ठीक है। नॉन लीनियर पोलियोटॉमिक के लिए NH2O यानी नॉन लीनियर रहते हैं, यानी इसके लिए ट्रांसलेशन 3, रोटेशनल 3, टोटल कितनी हो गई? 6, ठीक है। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, ये आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, जरूर पढ़ के जाइए, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में जरूर ही जरूर। फिर क्या आता है हमारा? लॉ ऑफ इक्विपरेशन ऑफ एनर्जी, नो डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन नहीं, सिर्फ लॉ बताया गया इसमें। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है? लॉ ऑफ इक्विपरेशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अनुसार क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में, जब यानी गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, में किसी गैस के प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में औसत एनर्जी बराबर मात्रा में बटी होती है, यानी जब थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई गैस होती है उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बराबर मात्रा में एनर्जी, औसत एनर्जी जो होती है बराबर मात्रा में बटी होती है। अच्छा, एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 1.2 kT, कितनी होती है? 1.2 kT के बराबर होती है, ठीक है। फिर क्या आ गया था? जहाँ ये के क्या है? के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, अब के क्या हो गया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। मुख्य बातें क्या, की पॉइंट समझते हैं। यह अल्लाह क्या बताता है? यह अल्लाह बताता है कि मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी जो है उसके सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में समान रूप से बटी होती है, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी टोटल एवरेज एनर्जी क्या होगी? ई बराबर जो होता है F/2 kT के बराबर होता है, ठीक है। वहाँ क्या था? ई जो एवरेज एनर्जी पर डिग्री फ्रीडम क्या था? 1.2 kT, और ये क्या? ई बराबर F/2 kT के बराबर। यह ला जो है वो सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित है और इसका उपयोग गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने में होता है, ठीक है। फिर क्या था? नोट क्या है? सिलेबस के अनुसार क्या, सिलेबस में क्या है? इसका ड्राइवेशन नहीं करना जरूरी, सिर्फ स्टेटमेंट एप्लीकेशन से समझना जरूरी है, इससे समझ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आ गया था? एग्जाम्पल क्या? जैसे किसी परिवार में सबको बराबर पॉकेट मनी मिलती है, यानी समझ सकते हैं, वैसे ही हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर एनर्जी 1.2 kT मिलती है। इंपॉर्टेंट, यह अलावा मॉलिक्यूलर स्पेशल हीट निकालने के सबसे ज़्यादा काम आता है। अलग अलग टॉपिक देखें, ठीक है। फिर क्या आगे देखो क्या आता है? फिर क्या आता है? देखो क्या है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस क्या है, ठीक है। इक्विपार्टीशन थ्योरम का उपयोग करके हम अलग अलग प्रकार की गैसेस की स्पेसिफिक हीट जो होती है सीपी और सीवी को निकाल सकते हैं, ठीक है। मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या था? हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3 होती है, सिर्फ ट्रांसलेशन, ठीक है। ई जो होता है 3/2 RT ग्राम होता है। सीवी जो होता है वो 3R/2 होता है। सीपी जो होता है 5R/2 होता है। गामा 5/3 यानी कि इनको 1.67 होता है, ठीक है। डायटॉमिक गैस के लिए मतलब O2, N2, H2 जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5 होती है, ठीक। क्यों? 3 ट्रांसलेशन होती है, 2 रोटेशनल होती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ई क्या हो जाएगा? ई जो हो जाएगा 5/2 RT बराबर हो जाएगा, और सी बी इसके लिए क्या हो जाएगा? 5R/2 हो जाएगा, ठीक है। सी पी क्या हो जाएगा? 7R/2 हो जाएगा, और गामा जो होता है वो 7/5 यानी कि 1/4 के बराबर हो जाएगा।
अच्छा, पॉलीएटॉमिक के लिए गैस के लिए क्या होता है, नॉन लीनियर जो होती है, H2O हो गया, NH3 हो गया, CH4, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 6 होती है। इसके लिए 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशनल, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ई क्या होता है, ई जो होता है 3RT के बराबर होता है, CB जो होता है वो 3R के बराबर होता है, CP जो होता है 4R के बराबर होता है, गामा जो होता है 4/3 यानी कि 1.33 के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यानी मोनोटाइमिक, डायटोमिक और पॉलीटाइमिक गैस के लिए CP, CB और गामा की वैल्यू को निकालिए, ये आपके क्वेश्चन यानी पेपर में आ सकता है। फिर क्या है, कोई समरी टेबल क्या है। अच्छा, गैस क्या है, मोनोटाइमिक गैस के लिए F जो होती है 3 होती है, अब बताया हमने। CB जो होता है 3R/2 होता है ना, अपने टेबल बना सकते हैं आप लोग बहुत जल्दी से याद करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, CP क्या है 5R/2, ठीक है। फिर गामा क्या है, गामा क्या है CP/CB 1.67, ठीक है। डायटोमिक के लिए क्या है, डायटोमिक के लिए जो फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 होती है। CB जो होता है 5R/2 होता है। CP क्या होता है 7R/2 होता है, और गामा होता है 1.4 होता है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए नॉन लीनियर के लिए क्या होता है, F जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। CB जो होता है वो 3R होता है। CP क्या होता है 4R होता है। गामा जो होता है वो 1.33 होता है। ये याद कर लेना जरूरी ही जरूर, ठीक। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं गामा की वैल्यू कम होती जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं तो गामा क्या होता है कम होता जाता है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, CP-C/R, मेरे लेसन में आपको पढ़ाया था, ठीक है। हमें सभी आइडल गैस के लिए ट्री होता है। मेरे लेसन जो होता है वो सभी आइडल गैस के लिए कैसा ट्री होता है। अच्छा दोस्तों, आपके लिए देखो 20 MCQ लाए हैं। जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसके लिए 20 MCQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पहला क्या है, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन होता है कैसा होता है, जो होता है वो कहता है परफेक्टली इलास्टिक। ऊपर पढ़ा था हमने कि आंसर इसका 20 सही हो जाएगा। फिर क्या है, किनेटिक थ्योरी के अनुसार पीवी किस बराबर होता है। पीवी जो होता है पढ़ाया था हमने आपको 1/3 mc²। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ऊपर आपने सब कुछ पढ़ा, अगर आपने ऊपर वाला पढ़ा है तो आप 20 के 20 क्वेश्चन बिना देखे ही कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, देख क्वेश्चन तीसरा क्या है कि बॉयल्स लॉ किस परिस्थिति में वैलिड है। टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट या कोई भी परिस्थिति में। यानी कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो हमने आपको बताया था कि तब बॉयल्स लॉ यानी कि ट्रू होता है, ठीक है। फिर क्या आता है फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि जो चार्ल्स लॉ होता है, यानी कि चार्ल्स लॉ किसके अनुसार कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स लॉ के अनुसार कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो अब बताया था मैंने टी के प्रोपोर्शनल, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। फिर क्या आता है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार डिफ्यूजन की रेट किसके प्रोपोर्शनल होती है। हमने आपको बताया था √1/√ρ के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है, नेक्स्ट क्या है कि मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी किससे संबंधित है। गैस का प्रेशर, मॉलिक्यूल्स की स्पीड या डिस्ट्रीब्यूशन, गैस का वॉल्यूम, गैस का मास। तो इसका आंसर आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स की स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मैक्सवेल ने बताया। फिर क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी पर पाए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि EMP पे पाए जाते हैं। फिर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पीक की दिशा में शिफ्ट होता है। अब हमने आपको बताया था दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दाईं तरफ, ठीक है। फिर क्या है, देखते हैं फिर क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का सूत्र क्या है, हमने बताया था आपको √2 के टी पर नियम होता है, तो उसका आंसर सी सही हो जाएगा। यानी ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा तो ये आंसर तुरंत लगा सकते हैं आप लोग। फिर क्या है, RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का सही क्रम क्या है। अभी आपको मैंने बताया था कि BRMS सबसे ज़्यादा होता है, फिर बी एवरेज, फिर BP सबसे कम होता है। फिर क्या है, फिर क्या है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने वाला प्रमुख एक्सपेरिमेंट क्या था, स्टर्न एक्सपेरिमेंट, अभी पढ़ाया था आपको, ठीक है। फिर क्या आता है, जार्टन को एक्सपेरिमेंट में किस चीज़ का उपयोग होता है, रोटेटिंग ड्रम का उपयोग होता है। स्टर्न में होता है उसका देखो सिलेंडर का, और इसमें रोटेटिंग ड्रम का होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऐसा सही हो जाएगा। फिर क्या, एक मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, मोनोटॉमिक के लिए कितने होते हैं, 3 होती है, ठीक है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। फिर का एक डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 2, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। फिर क्या आता है, फिर क्या, नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, नॉन लीनियर के लिए 6 होती है, 3 ट्रांसलेशनल और 2 वो 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, ठीक है। फिर क्या, लॉ ऑफ
फिर ला क्या, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अनुसार प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलने वाली एवरेज एनर्जी है कितनी है बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 kT। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 kT आंसर, यानी 3 kT नहीं, इसका राइट ऑप्शन 1.2 kT हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर बताया था हमने आपको। फिर क्या है, मोनोटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू कितनी है, आंसर बी सही हो जाएगा 3R.2। फिर क्या है, डायटोमिक गैस के लिए गामा जो CP/CV की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है गामा। ठीक है, फिर क्या है, मेयर्स रिलेशन क्या बताता है, मेयर्स रिलेशन में क्या, CP में CR, आंसर बी सही हो जाएगा। फिर क्या है, फिर क्या, पॉलीएटॉमिक यानी नॉन लीनियर गैस के लिए सीबी की वैल्यू कितनी होती है, इसका मान सही हो जाएगा C3R। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जरूर दोस्तों ये पढ़िएगा, 20 के 20 क्वेश्चन आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द सीरीज को हम खत्म करने वाले हैं। 3 यूनिट्स आपकी हो गई और 5 यूनिट्स और बची आपकी, लगभग और 15 दिन में ये आपका संपूर्ण सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर आप लोगों के लिए मैं लगभग 1000+ MCQ लाऊंगा, जिनको पढ़कर आप अपना यानी कि प्रिपरेशन और भी बढ़िया कर सकते हैं। और MJPR वालों के तो यानी कि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन ही आते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िए दोस्तों। और